हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स। तो दोस्तों हमारे लेक्चर्स बदस्तूर जारी हैं, बस आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। आज के सेशन में अगर मैं अपनी बात करूं तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं जिसके एमसीक्यूज आज मैं डिस्कस करूंगा वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। तो आज हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे जो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहेंगे मैं सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल पे लेके आऊंगा। बस जी आप दुआएं देते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बस इतनी डिमांड आपसे करते हैं। और हाँ, फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज भी आपको 20 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी ऐप किड्स कॉमर्स जोन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां से आपको वो टेस्ट सीरीज मिलेगी और उसके एनालिसिस वीडियोस भी आपको लाइव इसी चैनल पे मिलेंगे। और जो रीजनिंग के लेक्चर्स हैं वो लाइव आ रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, तो वो भी आप शाम 8 बजे सर लाइव आके पढ़ाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी लेक्चर्स आपको भी साथ साथ ही मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला हमारा जो एमसीक्यू है, लिखा है द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज एज पर विच प्रिंसिपल। देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट में दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। पहला है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके जो आपकी बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, हर वो इंफॉर्मेशन जो उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है वो आपको दिखानी है, मतलब आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। और दूसरा एक कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट। वो कहता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो आप किसी को दिखाओगे तो उससे उसका कोई भी डिसीजन जो है, उसकी डिसीजन मेकिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन आप ना भी दिखाओ। एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि एक बिजनेस है जिसका करोड़ों का टर्नओवर है। मान लो वहां पर कुछ 5,000, 2,000, 5,000 का कुछ हेर फेर हो जाता है या कुछ लॉस हो जाता है, कुछ भी मान के चल लो। क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको छुपाने ना छुपाने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, इसको बताने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, छुपाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है मटेरियलिटी जो कहता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिससे किसी का डिसीजन बदलने वाला नहीं है, आप इस इंफॉर्मेशन को छुपा भी सकते हो। तो क्या क्वेश्चन था? द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज। जरूरी नहीं है इसको डिस्क्लोज करना, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? वो है मटेरियलिटी कंसेप्ट। बाकियों के बारे में बात कर ले। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? एक्सपेक्टेड गेन्स को आप रिकॉर्ड मत करो, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हमारे डेट्स जो हैं, डेटर्स जो हैं, जिनसे हमें ये लगता है कि ये हमारा शायद पैसा रिकवर ना हो, तो हम पहले से प्रोविजन बना लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड जरूर करेंगे, उनको जगह जरूर देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है तो एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांटा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक से ज्यादा सालों में हमें मिलता है। और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे हो हर साल उसी को फॉलो करना है, चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। टॉपिक में मैंने करवाया था। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो साल दर साल उसी मेथड को फॉलो करो। अगर आप डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो साल दर साल उसी मेथड को फॉलो करो। जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग है आपको साल दर साल सेम फॉलो करना है एज पर कंसिस्टेंसी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू इज जनरली रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू। देखिए हमारा एक कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। वो क्या कहता है? मान लो मैं किसी को कोई चीज बेचता हूं लेकिन वो मुझे पैसा 1 महीने के बाद देने वाला है। तो सिचुएशन दो है, पहली जब मैं सेल कर रहा हूं तब उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूं, दूसरी या फिर जब वो मुझे पैसे देगा तब रिकॉर्ड करूं। तो एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट जब आप गुड्स डिलीवर कर देते हो एक बार, चाहे आपको पैसा मिला या 1 महीने के बाद मिलने वाला है, आपको ट्रांजेक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है। तो क्या कहा? रेवेन्यू इज जनरली रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल। रेवेन्यू को उसी समय हम रिकॉर्ड कर लेंगे जब हम सेल करेंगे, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? तो मटेरियलिटी की मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन अभी मैंने बात की। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को मैच करके आप अपना प्रॉफिट या लॉस
देख सकते हो। और कंसिस्टेंसी मैंने बात कर ली, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप एक बार फॉलो करोगे साल दर साल उसी को फॉलो करना है, चेंज नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड बट ऑल लॉसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड इज नोन एज। बात की आज इसी पे हमने की ना, तो आपके ऊपर अब ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता देना, मैं नहीं बताने वाला, हर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आप क्या करोगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है पहले वो समझ लो। वो कहता है भाई ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसकी कोई मनी वैल्यू है, जिसको हम मनी टर्म में मेजर कर सके, उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल दो तरह की ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन एक हो गई जैसे हमारे एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, या हमारे बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, या जो हमारा प्रोप्राइटर है वो बीमार हो गया, ही इज नॉट इन गुड हेल्थ, है ना। और दूसरी तरफ से वो ट्रांजेक्शन होगी कि हमने गुड्स खरीदी, हमने गुड्स बेची। तो यहाँ पे दो अलग तरह की ट्रांजेक्शन मिल रही हैं। जो पहली मैंने बताई जैसे स्ट्राइक हो गई या एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, इन ट्रांजेक्शन की कोई मनी वैल्यू नहीं है, मतलब हम इनको मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जिस चीज की मनी वैल्यू है, जिसको मनी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं ऑप्शंस पे। क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो। कमीशन पेएबल टू सेल्समैन, हमें सेल्समैन को कमीशन देनी है, फ्यूचर में देनी हो, अभी देनी हो, लेकिन जब भी देंगे तो उसकी वैल्यू मनी टर्म में ही मेजर की जाएगी। उसको या तो हम कैश देंगे या चेक देंगे। इसलिए ये जो बी जो ऑप्शन है ये हमारी सही ऑप्शन है कि इसको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर्स एंड मेथड शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर एज पर, इसके बारे में भी बात कर ली हमने कि प्रोसीजर्स और मेथड्स साल दर साल चेंज नहीं कर सकते। एज पर विच कंसेप्ट? ऑप्शंस आर कंजर्वेटिज्म, नहीं भाई ये कंसेप्ट तो कहता है एक्सपेक्टेड गेन, ओ सॉरी यही तो क्वेश्चन है कि प्रोसीजर है मेथड, ना सॉरी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तो ये कहता है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर वो इन्फॉर्मेशन जो किसी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है उसको दिखाना है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक बार जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमने फॉलो किया साल दर साल उसी को फॉलो करना है। और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू को उस समय रियलाइज कर लो जब आप सेल करोगे, जब आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, वेदर मनी रिसीव्ड और नॉट, वेदर अमाउंट पेड और नॉट। तो जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप साल दर साल चेंज नहीं करोगे, ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? दैट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल एज पर। प्रोप्राइटर को क्रेडिटर बना दिया गया कि जो जिसने पैसा लगाया बिजनेस में वो उस बिजनेस के लिए जस्ट एक क्रेडिटर है या एक लेंडर है, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो मोहन एक पर्सन है, ठीक है, इसने एक बिजनेस शुरू किया, इसने कुछ पैसा लगाया जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल लगाई और कंपनी का नाम रख दिया XYZ, कुछ भी रख लो, ठीक है। अब मोहन अलग है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, हमें ट्रांजैक्शन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करनी है, सबको पता है। अब बिजनेस के लिए XYZ कंपनी के लिए ये जो पैसा लगा है मोहन का, मोहन XYZ कंपनी के लिए जस्ट एक क्या है? क्रेडिटर है जिसने फंड्स दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल हमारी कौन सी लायबिलिटी होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल लायबिलिटी, इसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। इसके अलावा बाकी जितनी लायबिलिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बैंक लोन हो गया या क्रेडिटर हो गए, बाकी जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल एज पर विच कंसेप्ट? दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो ये कहता है कि ओनर अलग बिजनेस अलग। बिजनेस के लिए जो ओनर ने पैसा लगाया है, ओनर बिजनेस के लिए जस्ट एक क्रेडिटर है या एक लेंडर है जिसने फंड्स दिए हैं। बाकी कंसेप्ट की भी बात कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के चलता है, बात कर चुके हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बात कर चुके हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करना नहीं है हमने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एज पर कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन इज मेड फॉर द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। कि आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए हम प्रोविजंस बनाएंगे? नहीं भाई, ये कॉस्ट कंसेप्ट नहीं है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है पहले वो समझ लो, फिर आपको आंसर में आसानी हो जाएगी। कॉस्ट कंसेप्ट सिंपली ये कहता है कि जो प्राइस आपने किसी एसेट को, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए पे किया है,
उसी प्राइस पर फर्दर अकाउंटिंग होगी, यानी उसी प्राइस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे साल दर साल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। ये है कॉस्ट कंसेप्ट। अब आते हैं हमारी ऑप्शंस पे। प्रोविजन इज मेड फॉर अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, ना ये नहीं है। एडवांस रिसीव फ्रॉम द सप्लाईज नॉट टेकन एज इनकम और सेल, यस, उसको इनकम और सेल नहीं कहते, उसको तो हम लाइबिलिटी बोलेंगे। वैल्यू ऑफ एन एसेट इज शोन एज एक्विजिशन कॉस्ट, कि एसेट की वैल्यू हम उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे शो करते हैं और हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट, जस्ट ए सेकेंड, हाँ अब पूरा आ गया मुझे लगता है, हाँ ठीक है। वैल्यू ऑफ एन एसेट इज शोन एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट, नहीं भाई ये तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है ना। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव फ्रॉम सप्लाईज नॉट टेकन एज इनकम, ना ये भी नहीं है। फिक्स एसेट्स आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन द फ्यूचर, सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये कंसेप्ट दो चीजें कहता है। नंबर वन, कि बिजनेस कितने समय के लिए चलता है, फॉर इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है। और क्योंकि बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा तो इसी को फॉलो करते हुए हम एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले आ गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो गए जिनका बेनिफिट आपको विद इन द अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, यानी वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड आपको मिलेगा। मतलब ये वो खर्चे होते हैं जो हमें हर साल बार बार करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। दूसरे हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे हैं जिसका बेनिफिट आपको है एक साल नहीं, मोर देन 1 ईयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, इसका बेनिफिट आप इस साल भी लोगे, अगले साल भी लोगे, उसके अगले साल भी लोगे। तो ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी बार बार होने वाले खर्चे, और ये नॉन रेकरिंग यानी कभी कभार होने वाला खर्चा। तो क्योंकि बिजनेस चलता रहेगा इस साल भी और मोर देन 1 ईयर भी, तो जो इस साल के एक्सपेंडिचर है उनको हम डाल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, और जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा वो हमारे हो जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स एसेट या कोई भी फिक्स एसेट की परचेज। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कौन सी ऑप्शन सही है। एज पर गोइंग कंसर्न वैल्यू ऑफ एन एसेट शोन एज एक्विजिशन कॉस्ट, ये तो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट है। एडवांस फ्रॉम सप्लाईज नॉट टेकन एज इनकम, ये भी नहीं है। फिक्स एसेट्स आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो मैंने क्या कहा था कि दो तरह के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसे एक्सपेंडिचर आते हैं जिनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है, जिसमें फिक्स एसेट भी आते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई आपके जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं जिस साल के हैं उसी साल रिकॉर्ड करो, वेदर रिसीव्ड और नॉट, इनकम के केस में, एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट। अगर पे कर दिए वो भी रिकॉर्ड करो और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी रिकॉर्ड करो। अब आपको शायद इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए, वैल्यू ऑफ एन एसेट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्विजिशन कॉस्ट, नहीं ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, तो ये आंसर नहीं है। एडवांस रिसीव फ्रॉम सप्लाईज नॉट टेकन एज इनकम, ये भी नहीं है। प्रोविजन इज मेड फॉर अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि आपकी एक्सपेंसेस जो इस साल के हैं वेदर पेड और नॉट, पे कर दिया या आउटस्टैंडिंग है, वो आपको उसी साल में रिकॉर्ड करने हैं। तो प्रोविजन इज मेड फॉर अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी इज द राइट आंसर फॉर यू, सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एज पर प्रूडेंस, ठीक है, एज पर प्रूडेंस। ऑप्शन ए, लॉयल्टी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, एंटिसिपेटेड इनकम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नन ऑफ दिस। प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट दोनों सेम है, दोनों का मतलब एक ही है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो अब आपने मतलब समझ लिया, मुझे लगता है आंसर भी आपको पता चल गया होगा। क्या आंसर है, एंटिसिपेटेड इनकम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉसेस और रिकॉग्नाइज्ड और टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ए डेफिनेट अकाउंट पीरियड इज फिक्स्ड, एक डेफिनेट अकाउंट पीरियड को हम फिक्स कर देते हैं, नहीं वो तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, नहीं भाई ये तो एक्रूअल कंसेप्ट हो गया, यानी एक्रूअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है जी। ये तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, साथ साथ बताता चलूँ, पीरियड कंसेप्ट, ठीक है भाई।
ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया, सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? ऑप्शन आपके सामने। द रूल्स विच आर अडॉप्टेड इन रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, द रूल विच आर अडॉप्टेड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द रूल्स विच आर अडॉप्टेड इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए बिजनेस, द रूल्स विच आर अडॉप्टेड इन प्रिपेयरिंग द डायरेक्टर रिपोर्ट। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब वो रूल्स जो हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त फॉलो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन अकॉर्डेंस विद द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ए बिजनेस इज कंसिडर्ड एज हैविंग, बिजनेस की कितनी लाइफ होती है? ऑप्शंस आर ए लिमिटेड लाइफ, ए वेरी लॉन्ग लाइफ एंड इंडेफिनिट लाइफ, ए 20 ईयर लाइफ। देखिए, बिजनेस की कौन सी लाइफ होती है आज के सेशन में बात की, आंसर बताऊं कि नहीं बताऊं? नहीं बताऊंगा भाई, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। चलिए बढ़ते आगे। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड। पहली ऑप्शन। बी ऑप्शन ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड। सी ऑप्शन प्रॉपर रिकॉर्ड इज मेंटेन ऑफ बोथ ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, और डी नन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। देखिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ने क्या बोला? उसने बोला वो ट्रांजैक्शन जिनको मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो पहला था विच कैन नॉट बी मेजर्ड, नहीं भाई, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बी आंसर इसका सही है। बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू पे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स अकाउंटिंग ईयर इज, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? तो ये आप याद रखो, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च हर साल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। According to revenue realization principle, the basis may be used to determine the time and period of revenue relation is, भाई रेवेन्यू रिलेशन बेसिस पे जो बेस यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिलेशन प्रिंसिपल द बेस में बी यूज टू डिटरमिन द टाइम एंड पीरियड ऑफ रेवेन्यू रिलेशन। टाइम और पीरियड ऑफ रेवेन्यू रिलेशन वो कौन सा है? सेल्स बेसिस, कैश बेसिस, प्रोडक्शन बेसिस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, रेवेन्यू रिलेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू को आप कब रियलाइज करोगे, कब रिकॉर्ड करोगे? जब आप क्या कर दोगे? सेल कर दोगे, जब आप गुड्स की डिलीवरी दे दोगे। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनेगा? सेल्स बेसिस, ना कि कैश बेसिस की जब कैश रिसीव हुआ तब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। नो, पहले बताया सेल को हम तभी रिकॉर्ड कर देंगे जब हमने गुड्स की डिलीवरी दे दी, वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। तो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ऑप्शन ए देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ हिज ट्रांजैक्शन। भाई डुअल एस्पेक्ट, डुअल का मतलब क्या? डुअल का मतलब क्या? दो एस्पेक्ट है। तो देयर इज 1 एस्पेक्ट, नो, देयर आर 2 एस्पेक्ट इन हिज ट्रांजैक्शन, यस, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? भाई हम उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई कहां से करेंगे? आपने पढ़ा था टॉपिक अकाउंटिंग वोचर्स। तो वो ट्रांजैक्शन जिसका कोई ना कोई एविडेंस होगा हमारे पास, कोई ना कोई अकाउंटिंग वोचर्स होंगे, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, वो है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। तो अब आते हैं ऑप्शंस पे। देयर शुड बी प्रॉपर वोचर फॉर चेकिंग ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, यस। देयर शुड बी प्रॉपर वोचर फॉर चेकिंग ऑफ है ये, ऑफ एवरी कैश ट्रांजैक्शन, नहीं भाई सारी कैश ट्रांजैक्शन नहीं, हर ट्रांजैक्शन के लिए, मैं पहला ही ठीक कर रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन के लिए, ना कि कैश ट्रांजैक्शन। देयर शुड बी प्रॉपर वोचर फॉर चेकिंग ऑफ एवरी गुड ट्रांजैक्शन। अरे भाई ये गुड ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? देयर इज नो नीड ऑफ वोचर्स फॉर द चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए किसी वोचर की जरूरत ही नहीं है। ये तो बकवास है, क्योंकि हमें जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको चेक करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी होता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ, भाई कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज मैंने बड़ी बार बता दी, एक प्रोबेबल लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती है, तो ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कोई आपने गारंटी दी है, कोई आपका केस चल रहा है, आप केस हार जाते हो तो फ्यूचर में वो पैसा देना पड़ सकता है, आप केस जीत जाते हो फ्यूचर में वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह की लायबिलिटीज को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। तो इसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना है किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? कंसिस्टेंसी नहीं, ये तो कहता है कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया सेम रखना हर साल। बेटिटी भाई ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आप ना भी दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर की आपको हर जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखानी है, जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें वो लायबिलिटीज जो हमारी फ्यूचर में लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, वो लायबिलिटीज को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, और वो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अंतर्गत हम उनको दिखाते हैं। नेक्स्ट तो कंसल्टेशन तो आपने पढ़ ही लिया था बड़ी बार, आज मैंने करवा दिया।
हाँ थक गया भाई। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न व्हेन, रेवेन्यू हमने कमा लिया कब? व्हेन कैश इज रिसीव्ड, व्हेन प्रोडक्शन इज डन, व्हेन सेल इज इफेक्टेड, व्हेन परचेज इज इफेक्टेड। तो मैंने कहा रेवेन्यू हमने तभी रिकॉर्ड कर लेना है जब हमने सेल कर दी, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, व्हेन सेल इज इफेक्टेड। आई होप ये एमसीक्यूज आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका एमसीक्यू का होगा, कौन सा होगा अभी मुझे बनाना बाकी है, बना दूंगा, लेकिन एक एक करके मैं हर टॉपिक एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।